बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर वकार अली। आज हम लेक्चर नंबर 22 चैप्टर नंबर 3 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन C++ में से एक्सरसाइज को डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज में डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हमारे पास हैं, जिसमें से सबसे पहले MCQs, देन शॉर्ट क्वेश्चंस, फिर कुछ मैथमेटिकल्स प्रॉब्लम्स, देन सम आउटपुट क्वेश्चंस और फिर एट द एंड हम लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। आज हम जो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखेंगे, जिसमें हमारे पास एक फ्रेज, एक सेंटेंस, उससे रिलेटेड 4 डिफरेंट ऑप्शंस देखेंगे और उसमें से हमने क्या करना है, द बेस्ट वन आंसर को सिलेक्ट करना है। चलें मूव करते हैं टुवर्ड्स MCQs। यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में जो आपका पार्ट 1 है उसके अंदर बात करता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इग्नोर्ड ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहते हैं कौन सा पार्ट ऐसा है जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन में शामिल नहीं होता। इसके ऑप्शन देखें। फॉर एग्जांपल रिजर्व वर्ड की बात करें तो रिजर्व वर्ड प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं, इनके प्री डिफाइंड मीनिंग होते हैं, इनका पर्पस जो है वो चेंज नहीं किया जा सकता। कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट भी प्रोग्राम का पार्ट होते हैं और इन्हें इस्तेमाल किया जाता है और ये विद इन अ प्रोग्राम इस्तेमाल इसलिए किए जाते हैं ताकि इन वैल्यूज को कोई चेंज ना कर सके। कमेंट, कमेंट की बात अगर करें तो कमेंट के बारे में क्या कहता है कि जी वो नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स थी। इसका मतलब है ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कमेंट्स को क्या किया जाता है, इग्नोर किया जाता है। लिहाजा कमेंट का ऑप्शन आपका जो है अभी तक क्या है, करेक्ट है। फोर्थ वन देखते हैं, कॉन्स्ट क्वालिफायर। ये भी आपका किस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कांस्टेंट डिफाइन करने के लिए, यानी कि किसी वेरिएबल की वैल्यू को थ्रू आउट द प्रोग्राम अगर आपने सेम रखना है तो आप क्या करेंगे, कॉन्स्ट क्वालिफायर यूज करेंगे। लिहाजा द करेक्ट वन आंसर इज कमेंट दैट आर इग्नोर्ड ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। यहां तक बात क्लियर होगी। अब हम चलते हैं सेकेंड पॉइंट की तरफ। सेकेंड पॉइंट में क्या कहता है, व्हाट इज द रेंज ऑफ अनसाइंड शॉर्ट इंटीजर। अगर बात करें इंटीजर की तो ये जितनी भी रेंजेस नीचे लिखी हुई हैं ABCD ऑप्शंस में, ये सारी की सारी किसकी हैं, आपकी इंटीजर्स की। लेकिन इंटीजर्स के डिफरेंट क्वालिफायर्स को यूज करते हुए डिफरेंट जो सी आपकी क्या होती है, इस्तेमाल की जाती है। अब यहां पर वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज अनसाइंड। अनसाइंड का मतलब हमने लास्ट जब लेक्चर डिस्कस किया था इंटीजर डाटा टाइप का, तो हमने कहा था कि जी अनसाइंड का मतलब है वो वैल्यूज जिनके अंदर कोई भी साइन नहीं इस्तेमाल किया जाता। और हम क्या कहते हैं, अगर रियल लाइफ में भी देखें तो हम जितनी भी पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं उनके साथ साइन नहीं इस्तेमाल करते, यानी कि प्लस का साइन इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन जो आपकी नेगेटिव वैल्यूज होती हैं उनके साथ माइनस का साइन लाजमी लिखा जाता है। अब जरा गौर करें, अगर ऑप्शन ए को देखें, इसकी वैल्यू -1 से स्टार्ट हो रही है, -214 से, यानी कि माइनस साइन से स्टार्ट हो रही है, लिहाजा ये ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं है। अगर सी को देखें, ये भी माइनस के साथ हो रही है, लिहाजा ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट नहीं है। लिहाजा हमारे पास दो डिफरेंट ऑप्शंस आ गए। एक आ गया 02429496725 और दूसरा है 0265535। अब ये डिसाइड करना कि शॉर्ट इंटीजर के अंदर अनसाइंड तो हमारे पास दोनों आ गई। उसके बाद उसने सेकंड ऑप्शन क्या की है, शॉर्ट एंड। शॉर्ट एंड कितने बाइट्स देते हैं, 2 बाइट्स। 2 बाइट्स यानी कि 16 बिट, और 2 पावर 16 जो सा होता है वो 65,536 होता है। लिहाजा उसके करीब तरीन वैल्यू कौन सी है, 65535। लिहाजा ये वाली वैल्यू आपकी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ऊपर वाली वैल्यू आपकी इनकरेक्ट है। लिहाजा अनसाइंड शॉर्ट इंटीजर के लिए जो आपका रिजल्ट है वो आपका क्या है, डी, जिसकी वैल्यू क्या है 0265535। 65536 इसलिए नहीं कि वो वैल्यू 1 से स्टार्ट होकर 65536 तक जाती है। जब हम उसे 0 करते हैं तो आगे लास्ट वैल्यू में से एक को माइनस करते हैं, जिसकी वजह से 65535 वैल्यू रह जाती है। ये दोनों MCQs आपको समझ आ चुके होंगे। अब मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट बोर्ड और रिमेनिंग जो MCQs हैं उनको डिस्कस करते हैं।
जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं थर्ड एमसीक्यू के हवाले से। थर्ड एमसीक्यू क्या कहता है? कहता है इन सी प्लस प्लस द एक्सप्रेशन विच एक्सप्रेशन सम इक्वल सम प्लस एन। अब सम इक्वल सम प्लस एन का मतलब क्या है कि जी एक वेरिएबल है सम, उसी के अंदर एन ऐड हो रहा है और दोबारा कहां पे स्टोर हो रहा है? सम के अंदर। और कहता है कैन बी रिटन एज। याद रखिएगा हमने कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर या अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़े थे। उसके अंदर हमने एक चीज पढ़ी थी कि ऑपरेटर जो है अरिथमेटिक पहले आता है और इक्वल का साइन बाद में आता है। वो क्या करता है? वो बेसिकली इस तरह इस्तेमाल होता है कि जी सम प्लस इक्वल टू अगर एन लिख रहे हैं तो इट इज इक्वल टू सम इक्वल सम प्लस एन। लिहाजा अगर हम इस स्टेटमेंट को देखें तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, सम प्लस इक्वल टू एन। ये क्या होगा? यहां से सम प्लस को उठा के आगे ले जाएं, इक्वल के फौरन बाद लगाए तो यहां पे सम रहेगा, सम इक्वल सम प्लस एन हो जाएगा और आपकी जो स्टेटमेंट है सम इक्वल सम प्लस एन की वो क्या हो जाएगी? फुलफिल हो जाएगी। बाकी जरा स्टेटमेंट को जरा गौर कर लेते हैं। सम इक्वल टू एन प्लस प्लस, इसका मतलब है यहाँ पे तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर हो रहा है, जबकि सम और एन की वैल्यू क्या हो सकती है? चेंज हो सकती है। दूसरी तरफ देखें, इक्वल प्लस लिखा हुआ है, इक्वल प्लस सम इक्वल प्लस एन, सम प्लस इक्वल एन नहीं है। अगर सम प्लस इक्वल एन होता तो ऊपर वाली स्टेटमेंट जैसे लिखी हुई है वो बिल्कुल करेक्ट होती। याद रखिएगा ऐसा कोई सिंबल एग्जिस्ट नहीं करता, ये सिंबल ही आपके क्या है? गलत है, ऑपरेटर गलत यूज किए गए, लिहाजा ये भी आपका किसी काम का नहीं है, ये इनकरेक्ट आंसर है। और लास्ट में लिखा हुआ है एन प्लस इक्वल टू सम, इसका मतलब क्या है? एन के अंदर सम को ऐड करके दोबारा कहां पे स्टोर करे? एन पे, क्योंकि लेफ्ट साइड पे आपका सिंबल कौन सा आ रहा है? लेफ्ट साइड पे आपका वेरिएबल कौन सा आ रहा है? एन। लिहाजा ये भी आपका इनकरेक्ट है। सो द करेक्ट आंसर इज अल्फा, ए ऑप्शन है जिसमें लिखा हुआ है सम प्लस इक्वल टू एन, दिस वन, जिसको मैंने रेड कलर से मार्क किया है। अब फोर्थ वन पे चलते हैं। अब यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू ऑपरेटर। इक्वल टू, अब देखिए हमारे पास अगर ऑप्शन देखें, एक क्या है? प्लस इक्वल, ये तो आपका अरिथमेटिक असाइनमेंट है। दूसरा क्या है? डबल इक्वल। तीसरा क्या है? सिंगल इक्वल। और फिर क्या है? प्लस इक्वल। अगर हम गौर करें, ये दो सिंबल तो बिल्कुल इक्वल टू के लिए इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। हमारे पास दो सिंबल डिफरेंट रह गए, एक सिंगल इक्वल है और एक आपका है डबल इक्वल। सिंगल इक्वल जो है याद रखिएगा ये किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है? असाइनमेंट के लिए। यानी कि इसका पर्पस क्या है कि ये राइट साइड वाली वैल्यू को क्या कर देता है? लेफ्ट साइड पे असाइन कर देता है, जो भी वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहा है। लिहाजा ये ऑप्शन भी आपका क्या है? इनकरेक्ट है। ठीक हो गया। अब बात करते हैं हम डबल इक्वल की। डबल इक्वल बेसिकली आपका रिलेशनल ऑपरेटर है। ये किस लिए यूज किया जाता है? इक्वल टू, यानी कि वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए। ठीक हो गया। अगर ये वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए यूज किया जा रहा है तो क्या चीज चेक करता है? ये इक्वलिटी चेक करता है दोनों के अंदर। लिहाजा दिस वन इज योर करेक्ट आंसर। ये आपका जो आंसर है ये आपका क्या है? करेक्ट है। बात क्लियर होगी, क्योंकि ये भी इक्वल टू ऑपरेटर और ये भी किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? इक्वलिटी चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहां तक बात क्लियर। अब बात करते हैं जी फिफ्थ वन। क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अरिथमेटिक ऑपरेटर। अगर बात करें यहां से, अरिथमेटिक ऑपरेटर हमारे पास कौन कौन से थे? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड रिमाइंडर। ये पांच ऑपरेटर हम अरिथमेटिक के अंदर इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा यहां से हमें एंड लॉजिकल ऑपरेटर है, जरूरत नहीं है। परसेंटेज का सिंबल जो कि मॉड्यूलस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये बेसिकली वो ऑपरेटर है जो कि अरिथमेटिक ऑपरेटर के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, लिहाजा ये भी करेक्ट आंसर। बाकी भी देख लेते हैं। लेस देन इक्वल टू रिलेशनल ऑपरेटर है, जबकि प्लस प्लस आपका क्या है? इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। यहां से हमें क्लियर हो गया कि हमारे पास बेस्ट और सूटेबल आंसर कौन सा है? दिस वन इज परसेंटेज सिंबल, जो कि मॉड्यूलस या रिमाइंडर के लिए इस्तेमाल करता है। और यहां पर ऑप्शंस में बी ऑप्शन आपका क्या है? करेक्ट हो गया। यहां तक हमारे 5 एमसीक्यूज कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट बोर्ड और रिमेनिंग जो एमसीक्यूज हैं उनको कंप्लीट करते हैं। चले चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ।
जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने 6th MCQ की तरफ। 6th MCQ कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर इज यूज्ड टू फॉर्म कंपाउंड कंडीशन। कंपाउंड कंडीशन का मतलब क्या है? कंपाउंड कंडीशन का मतलब यह है जब दो या दो से ज्यादा आपकी जो कंडीशंस होती हैं या रिलेशनल एक्सप्रेशन होता है उनको कंबाइन किया जाता है तो वो क्या बनती हैं? आपकी कंपाउंड कंडीशंस बनाती हैं। और दूसरी बात कहते हैं जब भी दो या दो से ज्यादा कंडीशन या रिलेशनल एक्सप्रेशन को आपस में कंबाइन करना होता है तो हमें किस चीज की जरूरत होती है? हमें लॉजिकल ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ती है, जिस तरह लॉजिकल एंड और लॉजिकल और की जरूरत पड़ती है। अब हम बात करते हैं कि ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या गिवन है। यहां पे देखिए अरिथमेटिक ऑपरेटर कभी भी कंपाउंड कंडीशन नहीं बनाते, असाइनमेंट ऑपरेटर कभी भी कंपाउंड कंडीशन नहीं बनाते, लिहाजा ये दोनों आपके क्या हैं? रॉन्ग आंसर है। अब चलते हैं रिलेशनल ऑपरेटर की तरफ। रिलेशनल ऑपरेटर याद रखिएगा एक सिंगल कंडीशन बनाता है, कंपाउंड कंडीशन नहीं बनाता, लिहाजा ये भी आपका आंसर क्या है? रॉन्ग है। और लास्ट में आपका क्या है? लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल में एंड और याद रखिएगा ये दोनों वो ऑप्शंस हैं ये दोनों के दोनों आपके क्या करते हैं? कंपाउंड कंडीशंस बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें से नॉट का ऑपरेटर जो सा लॉजिकल है वो कंपाउंड कंडीशन बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, लिहाजा लॉजिकल ऑपरेटर इज द करेक्ट ऑप्शन। बात क्लियर होगी यहां तक कि आपका जो लॉजिकल ऑपरेटर है दिस वन इज योर बेस्ट एंड सूटेबल आंसर फॉर द कंपाउंड कंडीशंस। क्यों? क्योंकि ये वो ऑपरेटर है जो कि कंपाउंड कंडीशन बनाने में हेल्प करता है, दैट आर यूज्ड टू फॉर्म द कंपाउंड कंडीशन। जी नेक्स्ट चलते हैं। कहता क्या है? द नंबर ऑफ बाइट्स रिजर्व फॉर अ वेरिएबल ऑफ डाटा टाइप फ्लोट इज। जरा गौर कीजिएगा, उसने क्या कहा है? हमें यह बताएं कि जी जो फ्लोट डाटा टाइप का वेरिएबल है, कौन सा? फ्लोट डाटा टाइप का, वो जब कोई वेरिएबल रिजर्व करता है तो कितनी स्पेस मेमोरी के अंदर रिजर्व करता है? जब भी फ्लोट टाइप का वेरिएबल बनेगा तो मेमोरी के अंदर कोई ना कोई स्पेस वो रिजर्व करेगा। वो कितने नंबर ऑफ बाइट्स होंगे? अगर सिंपल अल्फाज में कहा जाए, इंटीजर 4 बाइट, फ्लोट 4 बाइट, डबल 8 बाइट, लॉन्ग डबल 10 बाइट। लिहाजा यहां से हमें पता चला कि फ्लोट कितने बाइट्स रिजर्व करता है? 4 बाइट्स को रिजर्व करता है। बात समझ में आ गई? 4 बाइट्स, ठीक हो गया। लिहाजा यहां पे आपका जो आंसर है बी 4 बाइट्स, दिस वन इज योर करेक्ट आंसर। 2 बाइट्स याद रखिएगा शॉर्ट इंट ही सिर्फ रिजर्व करता है, वो शायद शॉर्ट इंट हो चाहे अनसाइंड शॉर्ट इंट हो, ये सिर्फ कितने बाइट्स रिजर्व करता है? 2। और आपका 6 बाइट्स कोई भी रिजर्व नहीं करता, जबकि 8 बाइट्स आपका कौन रिजर्व करता है? आपकी डबल डाटा टाइप का अगर कोई है वेरिएबल तो वो कितने बाइट्स रिजर्व करेगा? 8 बाइट्स रिजर्व करेगा। यहां तक बात क्लियर? चलते हैं लास्ट वन आपका जो एमसीक्यू है उसकी तरफ। 8th नंबर, दैट इज हाउ कर्सर इज मूव टू द नेक्स्ट टेबुलर पोजीशन फॉर प्रिंटिंग डाटा। इसका मतलब क्या है? हम प्रिंटिंग कर रहे हैं, ठीक है, एक कैरेक्टर खत्म हुआ या एक वर्ड खत्म हुआ और यहां से हमने क्या करना है? एक टैब स्पेस मूव करके फिर नेक्स्ट लिखना है। और इसके लिए याद होगा कि हम \t इस्तेमाल करते थे, और \t क्या है? इट्स एन एस्केप सीक्वेंस। अब हम बात करते हैं यहां पर, कहता है किस तरह मूव करते हैं जी? बाय यूजिंग रिजर्व वर्ड। रिजर्व वर्ड का तो कोई ताल्लुक ही आउटपुट से नहीं है, लिहाजा दिस ऑप्शन इज रॉन्ग, इनकरेक्ट। बाय यूजिंग मैनिपुलेटर। मैनिपुलेटर हमने 2 ही डिस्कस किए थे, एक आपका कौन सा था? एंडल, और दूसरा आपका सेट डब्ल्यू जो कि फील्ड विड्थ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लिहाजा उसमें भी टैब की बात नहीं की जा सकती। बाय यूजिंग एस्केप सीक्वेंस, हमने अभी बात की है कि \t इस्तेमाल कर रहे हैं, लिहाजा दिस ऑप्शन इज करेक्ट। और लास्ट में क्या कह रहा है? हेडर फाइल्स। हेडर फाइल्स तो याद रखिएगा जितने भी आपके फंक्शंस इस्तेमाल हो रहे होते हैं उनकी इंफॉर्मेशन को अपने पास कंटेन कर रहा होता है, ठीक है। वो फंक्शंस आपके बिल्ट इन भी हो सकते हैं, वो यूजर डिफाइंड भी हो सकते हैं। उनकी इंफॉर्मेशन कहां पे होती है? आपकी जोन सी आपकी हेडर फाइल। अगर आप
बिल्ट इन हेडर फाइल्स यूज करें तो बिल्ट इन फंक्शंस की जो सी इंफॉर्मेशन है उनके पास होगी, और अगर आप यूजर डिफाइंड हेडर फाइल इस्तेमाल करें तो यूजर डिफाइंड फंक्शंस की जो सी इंफॉर्मेशन है वो इस फाइल के अंदर एग्जिस्ट कर रही होगी। यहां तक बात क्लियर होगी। यहां तक हमारे एमसीक्यूज क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स शॉर्ट क्वेश्चंस, और आज के इस लेक्चर में हम कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर की जो सी डिस्कशन करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है। उसका पार्ट 1 जो सा था वो बेसिकली अगर हम देखें तो वो क्या कहता है, डिफाइन रिजर्व वर्ड एंड गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ द रिजर्व वर्ड। अब रिजर्व वर्ड का लेक्चर जो सा था वो लेक्चर नंबर 2 में हमने कंप्लीट टॉपिक डिस्कस किया था, जिसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन ये थी कि रिजर्व वर्ड क्या होते हैं, प्री डिफाइंड वर्ड होते हैं जिनका पर्पस पहले से डिफाइन होता है, ये लोअर केस लेटर में लिखे जाते हैं और कॉमनली यूज्ड 80 जोन से हैं, जबकि टोटल आपके 95 जोन से हैं रिजर्व वर्ड जो कि आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उनमें से 3 की बात करूं तो आजकल अभी तक हमने जो इस्तेमाल किए हैं उनके अंदर वाइड एक रिजर्व वर्ड है, फिर आगे जाके हम फॉर, फिर वाइल, फिर डू, ये वो तमाम के तमाम वर्ड्स हैं जो कि रिजर्व वर्ड के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा आपने ऊपर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के अंदर इंक्लूड का वर्ड इस्तेमाल किया, वो भी एक रिजर्व वर्ड है। डिफाइन का वर्ड इस्तेमाल किया, वो भी क्या एक रिजर्व वर्ड है जो कि इस्तेमाल किया जा रहा है। लिहाजा इस क्वेश्चन के कंप्लीट आंसर के लिए आप लेक्चर नंबर 2 विजिट कर सकते हैं जो कि चैप्टर नंबर 3 का है। देन हम बात करते हैं किस चीज का, वो कहता है व्हाट इज द पर्पस ऑफ हेडर फाइल्स। हेडर फाइल का पर्पस पहले, लेकिन हेडर फाइल क्यों इस्तेमाल की जाती है, किस वजह से। कहते हैं हेडर फाइल्स याद रखिएगा इंफॉर्मेशन को कंटेन कर रही होती है जो कि हम अपने प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हम अपने प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं अगर इंफॉर्मेशन, तो उस हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करना जरूरी है। अगर हम उस हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल नहीं करते, इंक्लूड नहीं करते, तो एरर आ जाएगा, ठीक है। और उस एरर से बचने के लिए हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यानी कि इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के जरिए हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करते हैं। ये लेक्चर नंबर 3 था, इसके अंदर कंप्लीट डिस्कशन की गई थी, डिफरेंट हेडर फाइल्स के बारे में बताया गया था, और ये भी बताया गया था कि जी कौन सा फंक्शन जो हम अपने प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं वो किस हेडर फाइल से बिलोंग करता है। यानी कि अगर इस फंक्शन को हम इस्तेमाल करना चाह रहे हैं सी आउट को, तो उसके लिए हमें अपने प्रोग्राम के स्टार्ट में #include iostream.h लिखना जरूरी है, क्योंकि iostream.h सी आउट फंक्शन की इंफॉर्मेशन को अपने पास होल्ड कर रही होती है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या था, बेसिकली क्वेश्चन नंबर 3 आपको जो दिया गया है बुक के अंदर वो ये है कि आपके सामने कुछ उसने वेरिएबल्स की एग्जांपल दी हैं और ये पूछा है कि ये वैलिड हैं या इनवैलिड है। याद रखिएगा हमने जब लेक्चर नंबर 6 डिस्कस किया था जिसमें रूल स्पेसिफाई किए थे वेरिएबल नेम के, उसके एंड पर मैंने कंप्लीट एग्जांपल्स करवाई थी। वो एग्जांपल्स तमाम की तमाम जो सी हैं वो किससे है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 जो है वहां से ली गई थी। आप उन्हें डिटेल में स्टडी कर सकते हैं, डिटेल में इस लेक्चर को देख सकते हैं ताकि आपको किसी किस्म का भी इशू हो तो वो क्लियर हो सके। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो कि बेसिकली ये बताता है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ एस्केप सीक्वेंस, राइट एनी 3 एग्जांपल्स। पर्पस एस्केप सीक्वेंस हमने कहा था कि जी बेसिकली ये क्या है, हमने कहा था कि बैकस्लैश के साथ एक कोड कैरेक्टर होता है जो कि आपकी आउटपुट को क्या कर रहा होता है, आउटपुट स्क्रीन पे फॉर्मेट कर रहा होता है। लिहाजा याद रखें कि आपकी आउटपुट को तब्दील करने के लिए क्या यूज किया जा रहा था, आपके एस्केप सीक्वेंसेस यूज किए जा रहे थे। उसने 3 एग्जांपल्स किए हैं, आप \n जो कि न्यू लाइन के लिए, \t जो कि टैब स्पेस के लिए, \r जो कि कैरेज रिटर्न के लिए इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, या \b जो कि आपके 1 पोजीशन बैकवर्ड क्या करता था, आपके कर्सर को मूव करता था, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी भी डिटेल डिस्कशन आप लेक्चर नंबर 13 में देख सकते हैं जो कि चैप्टर नंबर 3 का ही है, ठीक है। उसको आप डिटेल में देखें, इंशाल्लाह वो डिस्कशन हो जाएगी। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर जो 2 है पार्ट 5 उसका है, उसके लिए कहते हैं रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर के डिफरेंसेस की बात करें कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, किस तरह काम करते हैं। तो याद रखिएगा ये लेक्चर नंबर 17 और 18 में कवर किए गए थे चैप्टर नंबर 3 के ही। अब चैप्टर नंबर 3 के लेक्चर नंबर 17 और 18 को अगर देखें तो हमने एक में रिलेशनल ऑपरेटर को डिस्कस किया और दूसरे में लॉजिकल ऑपरेटर को।
पहला डिफरेंस अगर बात करूं तो रिलेशनल ऑपरेटर याद रखिएगा दो वैल्यूज का कंपैरिजन कर रहा होता है, जबकि आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स कंपाउंड कंडीशन बना रहे होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स आपके 3 हैं, जबकि रिलेशनल ऑपरेटर आपके क्या हैं, 6 हैं। लॉजिकल और रिलेशनल दोनों का आंसर क्या आता है, ट्रू और फॉल्स ही आ रहा होता है, ठीक है। फिर रिलेशनल ऑपरेटर्स कहते हैं, याद रखिएगा, एक सिंगल कंडीशन बनाते हैं, जबकि आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स एक से ज्यादा कंडीशंस को भी क्या कर सकते हैं, एवेलुएट कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज का लेक्चर यहां तक आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। अगर शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से किसी किस्म का कोई मसला है तो ये साथ ही मैंने उसके लेक्चर नंबर रेफरेंस के तौर पे लिख दिए हैं, ताकि आप बेहतर तरीके से इसे अंडरस्टैंड कर सकें, ताकि आप कंप्लीट जो है ईच एंड एवरीथिंग इसकी अंडरस्टैंड कर सकें और देख सकें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।